थे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। इधर देखिए, पिछले क्लास हम पढ़ाए थे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। उसमें हम क्या पढ़ाए थे, देखिए याद है आप लोग को? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्या पढ़ाए थे? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या पढ़ाए थे, देखिए जैसे हम बताए थे कि अगर H प्लस के साथ OH रिएक्शन कर जाता है, देखिए H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, OH का मतलब क्या होता है? बेसिक मीडियम। यदि OH रिएक्शन कर जाता है H प्लस के साथ, रिएक्शन करके वाटर बनता है, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब H प्लस यानी जब OH एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड का मतलब एसिड भी रहेगा तो H प्लस रहेगा, और H प्लस तो OH किससे रिएक्शन करेगा? किसी भी एसिड का H प्लस से रिएक्शन करेगा, तब OH हमारा एक बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। इसका मतलब अगर OH H प्लस से रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके वाटर बनाया, तो इस OH को हम बेस कहते हैं। यह रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट। आप खुद देखिए, OH H प्लस से रिएक्शन किया, हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज होगा तो वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी जब ऐसा होता है ना, तो साथ में कुछ हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही OH अगर कार्बन के साथ कोई, मान लीजिए यहाँ लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब हटने वाला ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, जैसे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। अगर यहां पर इसको OH माइनस से अगर हम रिएक्शन करा दें, किसे रिएक्शन करा दी? OH माइनस के साथ, तो यहां से क्या करेगा? इस लिविंग ग्रुप को हटा देगा, और इस लिविंग ग्रुप को हटा करके क्या लग जाएगा? OH। यहां से लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा, यहां से बाहर आ। तो अगर किसी कार्बन के एटम के साथ अगर OH बॉन्ड बना ले, क्या करे? बॉन्ड बना ले, या OH बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी इफ OH माइनस react with an acid, फिर लिखे यदि if OH minus ion react with an acid then it is called base। तब ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। if OH minus react with an acid then it is called base, and OH minus ion form a bond with carbon atom। अब फिर लिखे यदि OH माइनस आयन फॉर्म ए बॉन्ड विथ कार्बन एटम, अगर OH माइनस आयन अगर कार्बन एटम के साथ अगर कोई बॉन्ड बना ले, इफ OH माइनस फॉर्म ए बॉन्ड विथ कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तब ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी जब कार्बन के साथ OH बॉन्ड बना लिया तो उस OH को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और वही OH अगर H प्लस से रिएक्शन कर जाए तो उस OH को क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ऐसे याद रखना। अब आप ध्यान से देखिए, H प्लस और OH माइनस है ना, दोनों रिएक्शन करता है तो हीट रिलीज होता है। तो जब OH H प्लस से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और हीट रिलीज होता है।
तो जिस रिएक्शन में हीट लॉस करे चाहे गेन करे, इसका मतलब है कि वह रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा घटाइएगा तो प्रोडक्ट बनने का रेट बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। तो वैसे रिएक्शन को कहा जाता है, वह रिएक्शन कंट्रोल होता है थर्मोडायनामिकली। थर्मोडायनामिकली का मतलब होता है जो हीट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से हमारा हीट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर जाएगा। चलिए लिखिए इसको, लिख लीजिए। हो गया। लिख लीजिए। देखिए हम वही लिखे हैं, चूंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक जो थर्मिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक जो थर्मिक रिएक्शन है, सो इसलिए बेसिसिटी थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। इसलिए बेसिसिटी जो है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी है। मतलब बेसिसिटी डिपेंड करता है हीट पर। किस पर डिपेंड करेगा? हीट से जुड़ा हुआ है। सो बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। इसलिए बेसिसिटी जो होता है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में कहीं पर हीट इवॉल्व नहीं है। यानी इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में हीट इज नॉट इवॉल्व। हीट हमारा कहीं पे इवॉल्व नहीं है। और जब हीट इवॉल्व नहीं है, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा
वह काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा होगा? काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हीट बढ़ाइए चाहे घटाइए, प्रोडक्ट बनने का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। समझ गया ना? यानी याद रखिएगा, बेसिसिटी किसको कहते हैं? H प्लस से जिसको रिएक्शन करने का जितना ज्यादा पावर होगा उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको कहते हैं? किसी को हटा करके जुड़ने का जितना ज्यादा पावर होगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। दोनों मंत्र समझ गए? एसिड से रिएक्शन करने का पावर को क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। और किसी को हटा करके जुड़ने का पावर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब चलिए अब 2-4 लाइन। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए हम क्या बोले, सिंस बोथ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी नॉट डिपेंड्स अपॉन सेम फैक्टर। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों अलग अलग चीज हो गया। बेसिसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वहां हीट से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों का डिफिनेशन ही अलग अलग है। हम बेस कहते हैं उसको जो एसिड से रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जो किसी को हटा करके कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो बेसिसिटी अलग चीज पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग चीज पर डिपेंड करेगा। तो किसी एसिड से रिएक्शन करने के प्रोसेस को बेसिसिटी कहेंगे, जबकि किसी को हटा करके जुड़ जाने की प्रोसेस को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। तो दोनों हीट पे, वो हीट पर डिपेंड कर रहा है, एक हीट पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है ना, जैसे कोई रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपने आप नहीं बन जाता है, उसके लिए पहले बाहर से एनर्जी देना पड़ता है इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो जो बाहर से एनर्जी देना पड़ता है ना, उस एनर्जी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उतना फास्ट हो जाएगा। देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पेरियोडिक कोरिलेशन। पेरियोडिक कोरिलेशन का मतलब हुआ, देखिए यहां, इन ए पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पीटी मशीन बना सजा हुआ है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। तो अगर लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का वैल्यू डिक्रीज करता है। दोनों का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कोई पूछेगा तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? CH3। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का वैल्यू क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर OH है, NH2 माइनस से रिएक्शन किए तो OH और NH2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2। तो NH2 क्या करेगा? इस OH को हटा करके NH2 जुड़ जाएगा। क्यों? कि कौन हटा सकता है? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वह वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा करके क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। इसका मतलब NH2 जो है OH को हटा करके क्या हो गया? जुड़ गया। OH को हटा करके क्या हो गया? जुड़ जाएगा हमारा। इसका मतलब OH को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करके NH2 लग गया हमारा। इसका मतलब है इन ए पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जबकि देखिए अगर यहीं पर NH2 है, देखिए यहां अगर NH2 है, OH से रिएक्शन कराएंगे, बोलिए क्या बनेगा? आप लोग बताइए, अगर यहाँ NH2 है, OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? बोलिए आप लोग पीछे से। अब बोलिए OH और NH2 में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? तो क्या OH इसको हटा पाएगा? इसका मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। काट दिए, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक को हटा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो कोई वीक उसको हटा नहीं सकता। देखिए इन ए ग्रुप
न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ग्रुप ए पीरियड की बात हुआ, पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियडिक टेबल में, एक हो गया टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप हो गया। इधर देखिए, इन ए ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, बीओ का मतलब हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर कोई ग्रुप में पूछेगा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड। दिस ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज गिवन इन गैस फेज एज वेल एज ए प्रोटिक सोलवेंट। कैसा सोलवेंट होना चाहिए, ए प्रोटिक। एक होता है प्रोटिक सोलवेंट, एक होता है ए प्रोटिक। किसको कहते हैं, प्रोटिक का मतलब होता है जो H प्लस रखता है, जो H प्लस डोनेट कर सकता है, जिसे वाटर H प्लस डोनेट कर सकता है। अल्कोहल C2H5OH वो भी H प्लस डोनेट कर सकता है। तो जो H प्लस डोनेट कर सकता है उसको प्रोटिक सोलवेंट कहते हैं। और ए प्रोटिक वैसा सोलवेंट जो H प्लस डोनेट नहीं करेगा, जैसे एसीटोन CH3CO CH3। तो H कौन हटता है, याद रखिएगा, जो OH के साथ होता है ना, जो O के साथ H होता है वही H हटता है। जिस देखिए हम वाटर में, बोलिए यह H किसके साथ है, O के साथ, H हटेगा। अल्कोहल में बोलिए यह H किसके साथ है, O के साथ, हटेगा। जो H हटेगा उसी को कहते हैं प्रोटिक। क्या कहते हैं, प्रोटिक। एसीटोन, अब बताइए एसीटोन में बताइए यहां H जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, नहीं, इसका मतलब ये सब H नहीं हटेगा। नहीं हटेगा तो प्रोटिक नहीं कहला के क्या कहलाएगा, ए प्रोटिक। क्या कहलाएगा, ए प्रोटिक। अब क्लियर हुआ, प्रोटिक का मतलब जो H प्लस दे सकता है, ए प्रोटिक का मतलब जो H प्लस नहीं दे सकता है। कौन देगा, तो जो O के साथ H लगा होगा वो H देगा, उसका मतलब प्रोटिक होगा। तो वाटर, अल्कोहल ये सब कैसा है, प्रोटिक। एसीटोन कैसा है, ए प्रोटिक। आइए फिर कह रहा क्या, इन केस ऑफ पोलर सोलवेंट, पोलर का मतलब वाटर पोलर सोलवेंट होता है जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज है। इन द केस ऑफ पोलर सोलवेंट एज द साइज ऑफ एटम और ग्रुप इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेज बट बेसिसिटी इज नॉट चेंज। अगर प्रोटिक सोलवेंट आप लेते हैं, प्रोटिक का मतलब जैसे पानी में डाल दिए सब, तब ये याद रखिए ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बदल जाता है, लेकिन बेसिसिटी ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब बेसिसिटी हमेशा ऊपर से नीचे क्या होता है, घटता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी याद रखिएगा, अगर ए प्रोटिक सोलवेंट होगा तो ए प्रोटिक सोलवेंट में ऊपर से नीचे बढ़ता है, ऊपर से नीचे। यहां देखिए प्रोटिक है तो ए प्रोटिक में ऊपर से नीचे घटता है, जबकि प्रोटिक में ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है। सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोराइड। तो हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, फिर से सुनिए, इन द केस ऑफ पोलर सोलवेंट एज द साइज ऑफ एटम और ग्रुप इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेज। एटम का साइज बढ़ेगा तब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का। अगर साइज बढ़ेगा तो याद रखिएगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बेसिसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जबकि ऊपर वाला में क्या था, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रहा था, जबकि नीचे वाला में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है। तो ऊपर में कौन सा सोलवेंट यूज किए हैं, ए प्रोटिक, और नीचे वाला में कौन सा किए हैं, प्रोटिक। क्या किए हैं, प्रोटिक। आइए, इन केस ऑफ प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटिक सोलवेंट का मतलब यहां देखिए, जो यहां लिखे दूसरा केस, इन केस ऑफ प्रोटिक सोलवेंट फ्लोराइड आयन छोटा साइज होता है, जैसे पानी में जाता है ना तो पानी का मोलकुल चारों तरफ क्या होता है, उसको घेर लेता है, गिर जाता है। और जब पानी के चारों तरफ मोलकुल घिर जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, किसका, फ्लोराइड का। जिसके कारण इट्स टेंडेंसी टू अटैक एज न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेज, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वाटर के मोलकुल से चारों तरफ घिर जाता है, जिसके कारण किसी को हटाने की टेंडेंसी उसमें घट जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो है फ्लोरीन का क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है।
यदि एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि यदि कोई सोल्वेंट नहीं देता ए प्रोटिक या प्रोटिक, तो क्वेश्चन क्या मान करके बनाएंगे? तो याद रखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो क्वेश्चन को प्रोटिक सोल्वेंट मान करके बनाना है। क्या मान के बनाना है? प्रोटिक सोल्वेंट। यानी क्वेश्चन को ए मान के बनाना है कि प्रोटिक सोल्वेंट है। प्रोटिक सोल्वेंट का मतलब फिर से बताइए, व्हाट इज प्रोटिक सोल्वेंट? वैसा सोल्वेंट जो H प्लस देता है। आप ये बताइए H प्लस कौन सा सोल्वेंट देगा? ठीक से बैठ जाइए पहले, अब बोलिए कौन सा सोल्वेंट H प्लस देगा? अभी बताए थे किसके साथ कैसे जुड़ा रहता है, बोलो तुम। मैंने किसके साथ H लगा रहेगा? O के साथ। यानी जो O के साथ H लगेगा वही H दे सकता है। जो कार्बन के साथ H होता है वह H नहीं हटता है, याद रखिएगा। इसका मतलब वह सोल्वेंट जो H प्लस देता है, यानी जो ऑक्सीजन के साथ लगा है उसको प्रोटिक सोल्वेंट बोलेंगे। जो H के साथ, जो O के साथ नहीं लगा है उसको क्या बोलेंगे? ए प्रोटिक सोल्वेंट। क्या बोलेंगे? ए प्रोटिक सोल्वेंट। क्लियर हो गया? चलिए अब दो लाइन और कह रहा है, इफ टू कंपाउंड्स हैव कॉमन एटम बट इन वन केस इट इज एनायन while in other case it is neutral molecule, then anions are stronger nucleophile than neutral molecule। कह रहा है क्या, जैसे कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, तो कोई कंपाउंड एक न्यूट्रल मोलकुल के रूप में है और कोई एक एनायन के रूप में। जैसे वाटर है तो OH माइनस हुआ, अमोनिया NH3 है तो NH2 माइनस हुआ, HCl है तो Cl माइनस हुआ, मीथेन है CH4 तो CH3 माइनस हुआ। तो बोले वाटर OH माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। अमोनिया और NH2 माइनस में, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2 माइनस। HCl और Cl माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl माइनस। CH4 और CH3 माइनस में, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH3 माइनस। क्या होगा? CH3 माइनस होगा। इसका मतलब है अगर कोई न्यूट्रल मोलकुल है और कोई निगेटिव एनायन है तो पूछे कि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इसमें आपको याद रखना होगा कि जिस पर कोई निगेटिव चार्ज हो, जिस पर कैसा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज, तो वो याद रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जिस पर कोई निगेटिव चार्ज है वह कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। याद रखिएगा कोई भी वैसा स्पेसीज जिस पर कोई निगेटिव चार्ज होता है वह हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। उसमें भी याद रखना है कोई न्यूट्रल दे दे और कोई निगेटिव आयन दे दे तो याद रखिए एनायंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मोलकुल। तो हमेशा एनायन जो होगा ना वह हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? न्यूट्रल मोलकुल से। जिस पर कोई निगेटिव चार्ज है उसको हम एनायन कहते हैं और एनायन हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। किससे? न्यूट्रल मोलकुल से। किससे? न्यूट्रल मोलकुल से। यह हमेशा याद रखिए। जैसे NH2 माइनस ऑफ वाटर दे दे तो बोल इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? NH2 माइनस। कोई भी निगेटिव आयन दे दे, कोई भी न्यूट्रल मोलकुल दे दे तो एनायन हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? न्यूट्रल मोलकुल से। ए ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, मेरी बात सुनिए, अगर किसी स्पेसीज के साथ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ गया, एक ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, अगर कोई स्पेसीज के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ जाता है तो आप याद रखिएगा उस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ गया इलेक्ट्रॉन देने वाला, उस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसे याद रखिए। बात समझे? तो जी कुछ क्वेश्चन देते हैं उसको आप अपने से बनाइए। पहले लिखिए, लिखिए बीच ऑफ द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल।
देखिए, इसमें पूछा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर HOH है ना, देखिए ये वाटर हो गया। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पहला में पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया, मेरी बात ध्यान से देखिए, जिसको OH, जिसको किसी हटा करके अपने जुड़ने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। हम बताए कोई भी वैसा स्पेसीज अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पावर जुड़ गया है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। वाटर में बोली OH के साथ कौन है, H, ये ना H2O को लिख सकते हैं HOH। यहां क्या लगा हुआ है, CH3। यहां क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइड। यहां क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो हम आपको लिखवाए थे जितना कार्बन का संख्या बढ़ता है अल्काइल ग्रुप में, सारा अल्काइल ग्रुप का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। क्या करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इस तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, C का। क्योंकि यहां कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, जैसे यहां भी तो 6 कार्बन है, लेकिन यह एरोमेटिक है, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब बेंजीन का जो फिनाइल होता है ना,
वो फिनाइल इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि फिनाइल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता, अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। उसके बाद किसका, इसका। आइए मान लीजिए एक खींचने वाला नहीं है तो देने वाला भी नहीं, एच का 0 पावर होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला वैल्यू कहां लगा हुआ है, सी नंबर में। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर सबसे ज्यादा किसमें लगा हुआ है, चारों में, किसमें, बोलो। अरे इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप किसमें लगा हुआ है, सी में। कैसे, तो इसमें 6 कार्बन, इसलिए यहां भी 6 है, लेकिन यह एरोमेटिक है। एरोमेटिक ग्रुप को याद रखिएगा, वह इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। कौन, बेंजीन वाला। लेकिन अगर यहां रिंग नहीं रहता तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अब अल्काइल ग्रुप में कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी। सी के बाद बी, बी के बाद ए, और सबसे कम कौन हो जाएगा, डी। कम से कम इसके बाद देने वाला नहीं है, तो कोई हटाने वाला भी तो इसके साथ नहीं। एच का तो 0 पावर होता है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, ना इलेक्ट्रॉन खींचता है। कौन, लेकिन इसमें खींचने वाला लगा हुआ ना है। ये फिनाइल ग्रुप क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो इसमें न देने वाला नहीं तो कम से कम खींचने वाला भी नहीं है ना। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा, घटा देगा। इसमें जरा बताइए, तो इसमें और इसमें सोच के बताइए। बताइए, बोलिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत कर देंगे। क्या बोलो, आज बहुत है। ये इसको मिटा देते हैं। देखिए हो गया, ऑफ है। पर इसको सुन लीजिए, देखिए उसके बाद देखिए, OCH3- और SCH3-। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है, मतलब ग्रुप में चलते हैं तो जो ऊपर होता है ना उसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ग्रुप में जो नीचे होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा होता है। एक ग्रुप आपको दे दिया है, आपको उसने पूछा सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा है या बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा। लिखिए, पहले लिखिए।
देखिए यहां पर आप ध्यान से सुनिए, बेसिसिटी का मतलब होता है H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा। तो मेरी बात ध्यान से देखिए, ये निगेटिव चार्ज है ना। तो निगेटिव चार्ज जहां रहता है उसके साथ जितना भी कार्बन का ग्रुप जुड़ जाएगा उसको H प्लस आयन को अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, बढ़ा देगा। इसलिए बेसिसिटी सबसे ज्यादा C का, तब B का, तब किसका होगा, A का। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा इसलिए हो जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, क्राउडिंग, भीड़। देखिए यहाँ क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, तीन तीन को ग्रुप लगा हुआ है। क्राउडिंग ज्यादा रहने के कारण ना, क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ए, तब क्या होगा बी, तब क्या होगा सी, ऐसे याद रखना। उसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें पूछा बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो देखिए यहां से देखिए बेसिसिटी, यहां CH3 दिया है, छोटा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। और जबकि हम पढ़ाए थे ए वाला ग्रुप कैसा है, देखिए ए इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, देने वाला ग्रुप है। और यहां पर क्या है ना, यहां भी निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ रिजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रिजोनेंस। देखिए ये चला जाएगा, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर चला जाएगा रिजोनेंस में, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, होगा ना। इसमें इसमें भी होगा, लेकिन इसमें बड़ा ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा अपनी, कार्बन का संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है। माइनस आई नहीं, रिजोनेंस है, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी तो है, ये है। लेकिन यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, यहाँ रिजोनेंस शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ काम नहीं करता है। डबल बॉन्ड में क्या काम करता है, मीजोमेरिक। क्या काम करता है, मीजोमेरिक। हम बताए ना कि दो चीज काम करता है, जब जहां रिजोनेंस शो करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो वहां इंडक्टिव नहीं लेना है, वहां क्या लेना है, मीजोमेरिक लेना है। क्या लेना है, मीजोमेरिक। इसमें याद रखिएगा, ए इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। लिखिए इसको इतना पहले।